So, hey guys, welcome to my channel Achieve Success Coaching. I'm Rakhi. Here we are gonna start with our first video related to class 12 economics chapter some basic concepts of macroeconomics. So, let's get started. So, students, चैप्टर पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या बेसिकली। आपने क्लास 11th में माइक्रो भी पढ़ा होगा। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। सो माइक्रो में आपका आई और मैक्रो में आपका ए। ठीक है, माइक्रो में आई का मतलब है इंडिविजुअल। माइक्रो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा और हम मैक्रो किस में पढ़ रहे हैं, क्लास 12th में। ओके, सो आई का मतलब है इंडिविजुअल और एग्रीगेट का मतलब है टोटल। इज इट क्लियर? ओके, सो नाउ इंडिविजुअल मीन्स इंडिविजुअल स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें हमारी पूरी कंट्री की इकोनॉमिक्स नहीं होती, सिर्फ इंडिविजुअल स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। एंड इन योर एग्रीगेट देयर विल बी टोटल, मतलब कि फॉर एग्जांपल योर बिजनेस, योर नेशनल इनकम, दिस ऑल आर इंक्लूडेड इन योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिकली माइक्रो मीन्स होता है आपकी छोटी छोटी चीजें और मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब कि वास्ट लेवल पे, मतलब बड़ी बड़ी चीजें जिसमें हमें सब कुछ अपनी इकोनॉमिक्स के बारे में पता चलता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी बेसिकली होता है जो आपकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर है। सारे गुड्स, कैपिटल्स, पर्सन जो एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव हो सकते हैं। जैसे अब फॉर एग्जांपल आप ले लो, अगर आपको दूसरी कंट्री में जाना है तो आपको बेसिकली क्या चाहिए, पासपोर्ट चाहिए। बट अगर हमें दिल्ली से उत्तराखंड जाना है तो हमें क्या चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम फ्रीली मूव हो सकते हैं। तो वो किसके अंडर में आ गया, आपका डोमेस्टिक टेरिटरी में। किसके अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी। The domestic territory refers to the geographical territory which is administered by a government within which the person, goods, capitals and are circulated freely. So students, basically domestic territory में क्या क्या include होता है। Ships and aircrafts owned and operated by normal resident between two or more countries. Ships और aircraft किसके बीच में कौन ऑपरेट कर रहा है, एक नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, किसमें दो से ज्यादा कंट्रीज में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है स्टूडेंट्स, प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया। कौन ऑपरेट कर रहा है, एयर इंडिया। किसके साथ मिलके, रशिया और जापान के साथ। तो वो किस चीज का पार्ट हुआ आपका, वो हुआ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, और यहाँ पे इसके और दो एग्जांपल्स दे रखे हैं। ठीक है, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस का, और एम्बेसीज, कंस्टिट्यूट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। ओके, सो यहाँ पे एग्जांपल है इंडियन एम्बेसी इन रशिया। इन रशिया इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडियन एम्बेसी मीन्स इंडिया के एम्बेसी कहाँ पर है, रशिया के अंदर है। तो वो बेसिकली किस चीज का पार्ट हुई, आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का। अब डोमेस्टिक टेरिटरी में आप क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल एम्बेसीज, कंसुलेट एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री। ये फॉरेन कंट्री की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जापानीज एम्बेसी इन इंडिया। जापानीज एम्बेसी कहाँ पर है, इंडिया के अंदर है। मतलब कि जापानीज की कंपनीज कहाँ पर है, इंडिया के अंदर है। तो वो किस चीज का पार्ट हुई है, वो इंडिया का पार्ट नहीं हुई है, जापान के लोगों ने वो कंपनी कहाँ पे बनाई है, इंडिया के अंदर। तो लोग यहाँ पे काम करेंगे, ऐसा नहीं है काम इंडिया के लोग उस कंपनी में नहीं करेंगे, बट उसका हाफ से भी ज्यादा कहाँ पर जाएगा, जापान में जाएगा, क्योंकि जापान की कंपनीज उनको पैसा दे रही है। सिर्फ जापान क्या देगा इंडिया को, कि जहां पर उसने वो कंपनी लगाई है सिर्फ उसका रेंट देगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे एक और एग्जांपल है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ लोकेटेड विद इन अ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ country. Clear? Okay. There is next topic is our normal residents. So students, normal residents is
refers to an individual or an institution who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest also lies in that country. मतलब कि वो इंडिविजुअल, वो एक इंसान जो एक साल से ज्यादा उस कंट्री के अंदर रह रहा है और जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में है। फॉर एग्जाम्पल उसका खाना पीना, उसका रहन सहन भी उसी कंट्री का है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा नॉर्मल रेजिडेंट्स। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं हो सकता है? फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स किस लिए हैं? फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर्स विजिट करते हैं, उनके पास वीजा होता है कि आप इतने समय से लेके इतने समय तक आप उस कंट्री में रह सकते हैं। फॉरेन स्टाफ, ऑफिशियल्स, एम्बेसीज, डिप्लोमेट्स, वो भी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही आती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, बॉर्डर वर्कर्स। तो ये क्या है? ये पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही रहते हैं, ये आपका नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं होंगे। अब यहाँ पर देखो आप कि सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप क्या होता है। सिटीजनशिप होता है लीगल कॉन्सेप्ट होता है, जिस कंट्री में आपका बर्थ हुआ है तो वहां की आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया ही एक्वायर्स अ ऑटोमेटिक सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। जैसे कोई मतलब कि जैसे अब फॉर एग्जाम्पल इंडिया में कोई पैदा हुआ तो उसको ऑटोमेटिकली उसका क्या बन जाएगा? उसके पेरेंट्स के बेसिस पर उसका आधार कार्ड बन जाएगा। अगर हम यहाँ से अगर कोई जाता है बाहर, फॉर एग्जांपल अमेरिका कोई जाता है अमेरिका, तो वो वीजा के पर्पज से जा रहा है। कोई स्टूडेंट वीजा के पर्पज से जाता है, कोई घूमने के लिए जाता है, क्या उनको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा डायरेक्ट? नहीं मिल सकता, क्योंकि वो वीजा से गए हैं और उनका वहां पे जन्म नहीं हुआ है। Okay, so next is your residentship. Residentship is an economic attempt based on the basic economic activities performed by a person. An individual is a normal resident if he ordinarily resides in the country for a period more than 1 year. His center of economic interest. This is what? This is also a normal resident. ये आपका नॉर्मल रेजिडेंट में भी कंसीडर होगा। जो मैंने यहाँ पे आपको नॉर्मल रेजिडेंट में बताया वो ही सेम चीज आपकी रेजिडेंटशिप में भी होगी। मतलब कि वो इंडिविजुअल जो एक साल से ज्यादा एक कंट्री में रह जाता है और जिसका रहन सहन खाना पीना भी उसी कंट्री में रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिडेंटशिप। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वी आर learn about what is final good and what are intermediate good। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन आना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स को भेज सकती हूँ। सो अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस चाहिए क्लास 12 के चैप्टर से रिलेटेड, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन। ओके, सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट, लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, फाइनल गुड। सो क्लास, फाइनल गुड से आप कुछ तो समझ रहे होंगे। जो भी कुछ समझा होगा प्लीज कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है? It refers to those goods which are used either for consumption or for investment। या तो वो गुड आपका किस मतलब कि बेसिकली क्या है इसमें? कंजम्पशन के लिए, मतलब कि अपने खुद के यूज के लिए, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, और बेचने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है क्लास? सो यहाँ पे एग्जाम्पल है मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड। मिल्क किसने परचेज करा? हाउस होल्ड ने। किसके लिए? अपने डायरेक्ट यूज के लिए उसने उसको परचेज करा। और अगर कोई उसको मशीनरी, अब यहाँ पर अगर कोई मशीन कोई परचेज कर रहा है तो वो किसके लिए कर रहा है? अपनी इंडस्ट्री मींस अपने फर्म्स के लिए, उस चीज को बनाने के लिए जो वो एग्जैक्टली वो बनाना चाहता है। सो क्लास, फाइनल गुड्स आपके टू टाइप्स के होते हैं, कंजम्पशन गुड्स एंड योर कैपिटल गुड।
consumption goods. What are consumption goods? They are referred to those goods which satisfy the wants of the consumer directly. जो भी हमारी नीड्स को डायरेक्टली पूरा कर देते हैं, जैसे टेलीविजन हो गया, पेन हो गया, ये हमारी चीजों को डायरेक्टली हमारे सेटिस्फाई कर देते हैं हमारी वांट्स को. हमें उस पर कुछ काम करने की जरूरत तो नहीं पड़ती ना. टेलीविजन अगर हम खोलते हैं तो हमारे मतलब कि चैनल्स वगैरह हमें ऑटोमेटिकली दिख जाते हैं, और पेन हमारा डायरेक्ट यूज के लिए हो जाता है. तो ये चीजें क्या करती है, ये हमारे वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है. नेक्स्ट आता है बच्चा आपका कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स आप थोड़ा बहुत तो समझ होंगे कि कैपिटल गुड्स होते क्या है. कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज. फॉर एग्जाम्पल मशीनरी. Machinery is your example of capital good, and television and pen is your consumption good. ठीक है. So इसमें मैं लिख देती हूँ आपकी directly satisfy wants. Ignore my handwriting, please. My handwriting is not good. So guys, consumption good. Students, कंजम्पशन गुड्स के भी आपके 4 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज योर ड्यूरेबल गुड्स, जिनको हम अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हो गया आपका टीवी, फ्रिज एक्सेट्रा. ये हमारी चीजें जो हम अगेन से अगेन यूज कर सकते हैं और ये जल्दी से खराब नहीं होती है. ठीक. उसके बाद आते हैं हमारे सेमी ड्यूरेबल गुड्स. वर्ड सेमी ड्यूरेबल गुड्स, वो गुड्स जो हमारे लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होते हैं. किस चीज के लिए? लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारे यूज होते हैं. कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल हमारा होता है इसके अंदर क्लोथ्स, शूज. अब आप खुद सोचो, क्लोथ्स को आप एक से मतलब कि दो महीने तक पहन सकते हो. ठीक है. उसके बाद वो फट जाते हैं, घिस जाते हैं, तो हम उनको चेंज करवा लेते हैं. उसी तरह से आपके शूज है. शूज भी हमारे फट जाते हैं, पुराने जाते हैं, तो हम उनको यूज नहीं करते हैं. वो क्या है? वो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपके यूज हो रहे हैं. नेक्स्ट आता है आपका नॉन ड्यूरेबल गुड्स. नॉन ड्यूरेबल होता है कि जो हमें सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन में काम आता है. किसके काम आता है? सिंगल एक्ट, मतलब कि जो एक बार के लिए यूज होते हैं, उसका भी एक स्पेसिफिक टाइम होता है. ब्रेड हो गया, मिल्क होता है. अगर आप दूध भी लाते हो बाहर से, तो उसके पीछे भी लिखा होता है कि आज नहीं तो कल एक्सपायर हो जाएगा. ठीक है. क्यों? क्योंकि वो एक सिंगल एक्ट कंजम्पशन है, मतलब कि उसका भी एक पीरियड ऑफ टाइम है. ठीक है. सर्विसेज. सर्विसेज क्या होती है? सर्विसेज जो हमारे डायरेक्ट वांट्स को पूरा कर देते हैं, जिनकी हमें जरूरत पड़ती है, बहुत जरूरत पड़ती है. डॉक्टर्स की, बैंक्स की, और भी सारी चीजें हैं. कई सारी चीजों की हमें डायरेक्टली क्या ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हमें. इनसे तो ऐसे हमें कोई है नहीं, बट ये हमें क्या कर रहे हैं? हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. हमारी डे टू डे लाइफ में इनका भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है. बीमार होंगे तो कहाँ जाएंगे? बैंक से अगर लोन लेना होगा तो कहाँ से लेंगे? तो ये हमारे क्या कर रहे हैं? ये हमारे वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहे हैं. ये हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके. नाउ बच्चा आता है आपका फैक्टर्स ऑफ कैपिटल गुड्स. अब कैपिटल गुड्स के फैक्टर क्या क्या है? ये तो हमने कंजम्पशन गुड पढ़ा पूरा. कंजम्पशन गुड्स के कौन से टाइप होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं आपके. कौन कौन से? ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज. ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? जो हम एक से अधिक बार यूज कर सकते हैं. सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो हम लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं. नॉन ड्यूरेबल कौन से गुड्स होते हैं? जो हमें सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन में काम आता है. सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? सर्विसेज क्या होते हैं? सर्विस जो हमारे डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, मतलब कि वो हमारी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं. अब आते हैं फैक्टर्स ऑफ कैपिटल गुड्स क्या होता है. फैक्टर्स ऑफ कैपिटल गुड्स को हम प्रोड्यूसर गुड्स भी बोलते हैं, और ये एक्सपेंसिव भी बहुत ज्यादा होते हैं. किसी भी मशीन को खरीदने के लिए आपके पास पैसा भी बहुत बहुत होना चाहिए. ठीक है. उसके बाद हम मशीन को एक से 2 बार हम उनको एग्जैक्टली यूज कर सकते हैं. यस, कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? हमने फाइनल गुड्स कर लिया.
अब इंटरमीडिएट गुड्स की बारी आती है। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स जो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं होते हैं, उनको या तो किसी चीज में ऐड करा जाता है या फिर उसको रीसेल करा जाता है। ठीक है, इट रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर, उसी साल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दे रखा है मिल्क परचेज बाय डेयरी शॉप। मिल्क किसने परचेज करा? डेयरी शॉप ने, डेयरी वाले ने परचेज करा है, तो फिर वो क्या करेगा उसको? वो क्या करेगा उसको? रीसेल कर देगा। क्या कर देगा उसको? रीसेल कर देगा। नेक्स्ट है आपका मिल्क यूज करा है किसने? एक बेकरी वाले ने। बेकरी वाले ने यूज करा मिल्क को किसके लिए? स्वीट्स बनाने के लिए। ठीक, उसके बाद ये आपका हो गया इंटरमीडिएट गुड्स। नेक्स्ट इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो इंटरमीडिएट गुड्स आपका यहीं तक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो होती है हमारी कि इंटरमीडिएट गुड्स को भी हम फाइनल गुड्स भी बोल सकते हैं। ये आपका बोर्ड एग्जाम में आया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप अगर अच्छे से समझ लेंगे तो आपको इसका बेसिक क्लियर हो जाएगा। द डिस्टिंक्शन बिटवीन, मतलब कि इनके बेसिस, मतलब कि क्या डिफरेंस है इन दोनों का। द इंटरमीडिएट डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ प्रोडक्ट, कि हम उस प्रोडक्ट को किस तरह से उसको यूज करा जा रहा है। ठीक है, किसके बेसिस पे? उसके प्रोडक्ट के यूज के बेसिस पे, किस तरह को प्रोडक्ट को यूज करा जा रहा है, एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट इटसेल्फ, उसके प्रोडक्ट के ऊपर नहीं, उसको इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है। अ कमोडिटी कैन बी इंटरमीडिएट गुड भी हो सकती है और आपकी फाइनल गुड भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स नेचर, उसका नेचर ऑफ यूज कैसा है। सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि उसका नेचर ऑफ यूज कैसा है उस प्रोडक्ट का जिसको आप यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख रखा है शुगर इज एन इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट शुगर गुड है, इंक्लूड होता है। क्यों? क्योंकि वो स्वीट्स बनाने के लिए भी काम आता है। कोई बेकरी वाला उसको स्वीट्स बनाने के लिए तो मतलब कि बनाएगा, पर उसको बाद में सेल भी तो कर रहा है, उस मिठाई को भी तो बेच रहा है, उसके अंदर शुगर तो ऐड हुई है, बट उसको रीसेल भी तो कर रहा है। हाउएवर अगर वही शुगर कोई कंज्यूमर यूज करता तो आपकी वो फाइनल गुड्स में आती। क्यों? क्योंकि वो कंज्यूम कर रहा है, डायरेक्टली कंज्यूम कर रहा है, इसीलिए वो किसके में आती है? वो फाइनल गुड्स के अंदर आती। ये आपका इतना क्लियर हुआ कि आप इंटरमीडिएट गुड्स को कैसे फाइनल गुड्स भी बोल सकते हो, बट आप इंटरमीडिएट गुड्स को फाइनल गुड्स को आप इंटरमीडिएट गुड्स नहीं बोल सकते हो। तो ये अपनी ये दोनों चीजें क्लियर कर लेना। ठीक है, सो डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या पढ़ा हमने? डोमेस्टिक टेरिटरी रेफर्स टू द ज्योग्राफिकल टेरिटरी विच इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ गवर्नमेंट जिसको एडमिनिस्ट्रेट कर रही है, उसके पर्सन्स, गुड्स, कैपिटल जो एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव हो सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट क्या है? कोई एक इंडिविजुअल उसी कंट्री में 1 साल से ज्यादा रह रहा है और उसका खाना पीना रहन सहन भी उसी कंट्री का है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? नॉर्मल रेजिडेंट। फिर आता है आपका फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली हमारी वांट्स को पूरा कर देते हैं, जिनको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, और फॉर इन्वेस्टमेंट उनको हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, फाइनल गुड्स आपके होते हैं दो टाइप्स के, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स होते हैं जो हमारी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, फॉर एग्जांपल टेलीविजन, पेन। और कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो गुड्स और सर्विसेज होते हैं, फॉर एग्जांपल मशीनरी। कंजम्पशन गुड्स आपके 4 टाइप्स के होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विसेज। ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जो अगेन एंड अगेन यूज हो सकते हैं, जैसे टीवी, फ्रिज। सेमी ड्यूरेबल होते हैं जो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोथ्स एंड शूज। नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जो आपके सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में, मतलब कि एक ही बार यूज हो सकते हैं, पेपर, ब्रेड, मिल्क। अब पेपर है, पेपर पे क्या आप दोबारा लिख सकते हो? पेंसिल होगी तो वो इरेज हो जाएगी,
क्या आप उसी पे पेन से लिखने के बाद उसको यूज कर सकते हो? नहीं। सर्विसेज कौन सी होती हैं? जो हमारे वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है। फैक्टर्स ऑफ कैपिटल गुड्स क्या है? उनको हम प्रोड्यूसर गुड्स भी होते हैं और ये बहुत ज्यादा महंगे महंगे भी होते हैं और हम इनको ज्यादा से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं, ये जल्दी से खराब नहीं होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? जो रीसेल होते हैं और जिनको हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं इन द सेम ईयर। फॉर एग्जाम्पल मिल्क परचेज वाया डेयरी शॉप, मिल्क यूज फॉर मेकिंग स्वीट्स। ओके, फिर आता है हमारा हाउ टू क्लासिफाई गुड एज अ इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। The distinction between intermediate and goods it made on the basis of the use of product and not on the basis of product itself. ठीक है, जैसे शुगर हो गया आपका इंटरमीडिएट गुड्स व्हेन इट इज यूज्ड बाय अ शॉप फॉर मेकिंग स्वीट्स, हाउएवर इट इज यूज्ड बाय द कंज्यूमर इट बिकेम अ फाइनल गुड। इसमें हमेशा याद करना, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि इंटरमीडिएट गुड्स आपके फाइनल गुड्स हो सकते हैं बट फाइनल गुड्स आपके इंटरमीडिएट गुड्स नहीं बन। तो स्टूडेंट्स दिस इज फॉर टुडे। इसी का पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा मेरे चैनल पर, अचीव सक्सेस कोचिंग। अभी ये चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा और रह रहा है, तो हम उसको भी बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। और हाँ, अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम, मतलब कि डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम की लिंक डाल दूंगी, उस पर आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर आपको डेली टू डेली अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब के साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना और लाइक, कमेंट एंड शेयर। ओके फ्रेंड्स, बाय, मीट यू अगेन।